हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिविल फंडामेंटल ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक कंसेप्ट बूस्टर सीरीज स्टार्ट की हुई है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि कॉलम से रिलेटेड होगा, जिसका नाम होगा कंसेप्ट ऑफ नो टेंशन जोन। अब ये कंसेप्ट ऑफ नो टेंशन जोन डायरेक्टली रिलेटेड है हमारा आरसीसी से, मतलब कंक्रीट से। और कंक्रीट में हम मानते हैं कि एक टेंशन जनरेट होती है और एक कंप्रेशन जनरेट होता है, जिसमें हम टेंशन को ना के बराबर मान के चलते हैं कि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ सबसे कम है और कंक्रीट कंप्रेशन में स्ट्रांग है, तो वो कंप्रेशन में फेल नहीं करेगा। इसीलिए कंप्रेशन को माना जाता है पॉजिटिव और टेंशन को माना जाता है नेगेटिव, क्योंकि टेंशन में कोई भी कंक्रीट फेल कर सकता है। ठीक है। अब ये टेंशन आएगी क्यों, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है। तो सबसे पहले तो नो टेंशन जोन की डेफिनेशन को देखते हैं। अ जोन ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम ऑन विच इफ लोड इज अप्लाइड देन देयर विल बी नो टेंशन। मतलब ये कह रहा है कि क्रॉस सेक्शन पर कोई पर्टिकुलर जोन होगा, अगर मैं उस जोन के अंदर कहीं पर भी लोड लगाऊं तो स्ट्रक्चर में कभी भी टेंशन जनरेट नहीं होगी। ठीक है। अब टेंशन आएगी क्यों, समझने का पार्ट तो वो है। तो सबसे पहले तो इसेंट्रिसिटी के कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक है। हमने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में ही बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स नाम का एक टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम पर या किसी भी बीम पर इसेंट्रिक लोडिंग लग रही है, तो उस इसेंट्रिक लोडिंग को सबसे पहले तो सिंप्लीफाई करा जाएगा, जिसमें एक मोमेंट आएगा P इंटू ई, और जिस पॉइंट पे मूवमेंट आएगा उसी पॉइंट पे एक लोड ट्रांसफर हो जाएगा P। इतना पार्ट समझ में आता था कि अब तक हमने जो अब तक पढ़ा था। ठीक है। जिसने जितनी भी सॉन्ग पढ़ रखी है उसे इतना पार्ट पता होना चाहिए। चलिए, अब बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि हमारा पार्ट है। अब हमारे पार्ट में हमारे पास दो डायग्राम है, फिगर 1 और फिगर 2, दोनों को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है। अब फिगर 1 में मैंने दो सेक्शन बनाए, 1 1 और 2 2, और इस पर एक इसेंट्रिसिटी पर लोड लगा दिया जो कि P मैग्नीट्यूड का है और E उसकी इसेंट्रिसिटी है। अब इसकी वजह से एक कपल जनरेट होगा। जी सर, बिल्कुल होगा। तो कपल जनरेट हो गया P इंटू ई का, और एक लोड भी आ जाएगा जो कि कंप्रेसिव लोड होगा, जो कि सेंटर पे ही ट्रांसफर हो जाएगा। अब इस कपल की वजह से ध्यान से समझो, जो 1 1 सेक्शन वाली कंक्रीट है वो बाहर की तरफ जाएगी। ठीक है, क्योंकि नीचे की तरफ धकेला जा रहा है। और 2 2 सेक्शन की कंक्रीट जो है वो अंदर की तरफ जाएगी। तो जो बाहर की तरफ निकल गई उसके अंदर तो टेंशन जनरेट हो गया। ठीक है। और जो अंदर की तरफ गई उसके अंदर कंप्रेशन जनरेट हो गई, तो एक बीम की तरह ही बेंडिंग हो रही है, बस वर्टिकल डायरेक्शन में हो रही है। समझ गए इस पार्ट को? टेंशन और कंप्रेशन। अब ये आई क्यों टेंशन और कंप्रेशन? ये आई इस बेंडिंग मोमेंट की वजह से, क्योंकि जब तक सेंट्रोइड पे लोड लग रहा था P, फिगर 2 में देखो अब, तब तक उस पर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, कोई भी टेंशन जोन नहीं आएगा। बट ये P इंटू ई वाला कपल है जो इसे मूव करवा रहा है टेंशन जोन के अंदर, एक साइड में टेंशन एक साइड में कंप्रेशन। तो हमें रियलाइज हुआ कि जब भी किसी कॉलम पर इसेंट्रिक लोडिंग होती है तो उस पर दो तरह के स्ट्रेसेस आते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्ट्रेस, जो कि होगा P इंटू ए, और ए क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ द कॉलम। ये क्रॉस सेक्शन ए है। ठीक है। दूसरा आएगा बेंडिंग स्ट्रेस, जो कि आएगा P इंटू ई की वजह से। क्लियर है पार्टी वाला? ठीक है। तो सिग्मा बी को लिखूंगा बेंडिंग स्ट्रेस, जिसे मैं P इंटू ई बाय जेड भी लिख सकता हूं।
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेक्शन 1.1 की, सेक्शन 1.1 ध्यान से समझना इसे। 1.1 पर हो रही थी टेंशन, और जो टोटल स्ट्रेस होगा वो बेंडिंग स्ट्रेस प्लस डायरेक्ट स्ट्रेस होगा। अगर मुझे टोटल स्ट्रेस निकालना होगा तो बेंडिंग और डायरेक्ट को मैं ऐड कर दूंगा, यही बात है। ठीक है, तो सबसे पहले 1.1 सेक्शन पर टोटल स्ट्रेस निकालते हैं। तो 1.1 सेक्शन पर टोटल स्ट्रेस निकालेंगे तो वो आएगा P बाय ए, जो कि डायरेक्ट स्ट्रेस है, और ए पॉइंट पर टेंशन हो रही है, माइनस M बाय जेड। अब अगर ये तो 1.1 सेक्शन की बात हुई, अब बात करता हूं सेक्शन 2.2 की। बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। सेक्शन 2.2, अब सेक्शन 2.2 पर अगर मैं दोनों स्ट्रेसेस को ऐड करूं, मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस दैट मींस P बाय ए प्लस M बाय जेड। M बाय जेड क्यों भैया? क्योंकि सेकंड सेक्शन पर कंप्रेशन डेवलप हो रहा है। ठीक है, अब नीचे जो 2.2 सेक्शन है उसमें तो सारी चीज अपने आप में ही पॉजिटिव रहेंगी, तो 2.2 सेक्शन तो हमेशा ही कंप्रेशन साइड में रहेगा, उसमें कभी टेंशन नहीं आने वाली। बट 1.1 सेक्शन पर अगर चीजें लेस देन जीरो हो गई तो इसका मतलब नेगेटिव हो गई, मतलब टेंशन आ जाएगी। और अगर ग्रेटर देन जीरो रही तो कंप्रेशन ही रहेगी। ठीक है, तो मुझे कंप्रेशन वाले पार्ट को तो डील करना ही नहीं है, मुझे डील करना है टेंशन वाले पार्ट को। ठीक है, तो अब बात करते हैं हमारे मेजर पॉइंट की। ध्यान से समझना अब इस चीज को। अगर मैं इस टेंशन वाले पार्ट को नीचे समझाऊं इधर थोड़ा सा, तो P बाय ए माइनस M की वैल्यू क्या थी? P इंटू ई बाय जेड इक्वल्स टू जीरो। इसे जब मैं और सॉल्व करूं तो मुझे पता लगता है कि मेरी जो E की वैल्यू है वो कितनी निकल करके आती है, वो आती है Z बाय ए। यही वो रिलेशन है और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है जिसमें पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाता है। मतलब देखो, हमने ये कंडीशन नो टेंशन जोन के लिए जनरेट करी थी, जो P बाय ए माइनस पीई माइनस जेड, ये जो कंडीशन थी वो नो टेंशन जोन के लिए थी। मतलब ऐसा होगा तो कभी टेंशन नहीं होगी। तो इस पर ई की वैल्यू निकाली, मतलब जब कभी स्ट्रक्चर में टेंशन को अवॉइड करना होगा तो मुझे ई इज इक्वल टू जेड बाय ए ही रखना होगा। एक कंसेप्चुअल पार्ट हम सीखेंगे, उसके बाद सारी चीज ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, तो अगर कभी भी एग्जाम के अंदर कंबाइंड स्ट्रेसेस पर कुछ पूछा जाए, ये बोल दिया जाए कि मैक्सिमम कौन सा होगा और मिनिमम कौन सा होगा, तो भाई कंप्रेशन वाला हमेशा मैक्सिमम रहेगा और टेंशन वाला हमेशा मिनिमम रहेगा। अगर बेंडिंग और डायरेक्ट दोनों दे रखे हैं तो दोनों को ऐड कर दोगे, पॉजिटिव वालों को कंप्रेशन वालों को, तो मैक्सिमम आ जाएगा, और माइनस कर दोगे तो टेंशन की फॉर्म में आ जाएगी और वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। ठीक है, तो हमारा पॉइंट टू पॉइंट सिर्फ अभी E इज इक्वल टू जेड बाय ए तक ही रहेगा। मतलब अगर मैं इतनी सेंट्रिसिटी लगाऊं तो स्ट्रक्चर में कभी भी टेंशन नहीं आएगी। यहां से शुरू होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। मेरा काम सिर्फ E बाय इजिकल टू जेड बाय ए तक ही रहने वाला है। एक चीज मैं दिखाऊंगा सिर्फ। सबसे पहला केस है सर्कुलर सेक्शन। सर्कुलर सेक्शन में मैंने माना कि कोई डायमीटर था स्ट्रक्चर का। मान लेते हैं यहां से ये कोई डायमीटर था, इसे मैं कैपिटल डी लिखता हूं। ठीक है, तो किसी ई सेंट्रिसिटी की दूरी पर, किसी ई सेंट्रिसिटी की दूरी पर किसी
ई इसेंट्रिसिटी की दूरी पर सेंटर से मैंने माना कि मेंबर के अंदर कोई भी टेंशन नहीं आ रही। अब अगर कोई भी टेंशन नहीं आ रही, ई को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं? Z बाय ए, क्योंकि यही नो टेंशन जोन की कंडीशन थी। Z क्या होता है? पाई बाय 32 डी क्यूब। एरिया क्या होता है? पाई बाय 4 डी स्क्वायर। ये वैल्यू निकल करके आई डी बाय 8। मतलब डी बाय 8 की दूरी पर अगर मैं लोड लगाऊं तो स्ट्रक्चर में कभी भी टेंशन जनरेट नहीं होगी। समझ गए इस पार्ट को? तो इस जोन को नो टेंशन जोन भी बोला जाता है, या इसी का दूसरा नाम कर्ण भी है, या इसी को एक और नाम से बोला जाता है जो कि होता है कोर। ठीक है, तो नो टेंशन जोन, कर्ण या कोर पर मैं कभी भी लोड लगाऊंगा तो कभी टेंशन जनरेट नहीं होगी। इसेंट्रिसिटी मैंने निकाल ली। अब इसके सारे स्टैंडर्ड रिजल्ट थे, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला रिजल्ट है, सबसे पहला रिजल्ट हमारा है कि इसेंट्रिसिटी ऑफ कोर इज डी बाई 8। ये तो हमने कैलकुलेट ही कर लिया। ठीक है सर। दूसरा है, देखो, जो इसेंट्रिसिटी है ये क्या अपने आप में रेडियस ऑफ कोर है क्या? रेडियस ऑफ कोर। ठीक है, तो अगर मुझे डायमीटर निकालना हो तो मैं इसका दुगुना कर दूंगा रेडियस का। ठीक है सर, दूसरा ऑब्जेक्टिव क्लियर है। अब ये डी के साथ 1/4 लिखा हुआ है। जब 1/3 हो तो मिडल थर्ड रूल बोला जाएगा, और जब 1/4 हो तो मिडल फोर्थ रूल बोला जाएगा। तो ये जो सॉल्व करा गया है किसी रूल के थ्रू, उसे बोलते हैं मिडल फोर्थ रूल। ठीक है, अगला, जो इस कोर की शेप होगी वो सर्कुलर होगी। ठीक है, ये चार तो ऑब्जेक्टिव वो है जो थ्योरेटिकल बेस पर पूछे जा रहे हैं। अगर न्यूमेरिकल बेस पर पूछे जाए तो आपको डायमीटर दे देगा और आपसे सीधी वैल्यू पूछेगा। तो 4 + 1 5, ये 5 ऑब्जेक्टिव होते हैं टोटल जो हमने अभी डिस्कस करे। ये दिखने में आसान लग रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने कंसेप्ट समझा दिया कि हमें E = Z/A ही कैलकुलेट करना है बस। जहां पर नो टेंशन बोल दे, कर्ण बोल दे, कोर बोल दे, वहां पे E = Z/A ही रहेगा। और इन्हीं चारों चीजों में से एक ना एक चीज पूछेगा, या तो डायमीटर, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी की जगह कभी कभी बोल देगा रेडियस ऑफ कोर बता दो। समझ में आ गया वाला? चलिए, कभी कभी इसका एरिया भी पूछ सकता है। इस चीज को ध्यान रख लेना। इसेंट्रिसिटी की रेडियस आपको पता है, इसेंट्रिसिटी पता है और रेडियस भी पता है, डायमीटर भी आपको पता है। आपसे कभी कभी बोलेगा इस कोर का एरिया बता दो। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मैं पूछूंगा कि इसका एरिया क्या होगा, नो टेंशन जोन का एरिया क्या होगा? π/4 डी स्क्वायर। याद रखना, इस पर दो चीजें नहीं पूछी गई आज तक। एक तो एरिया नहीं पूछा गया, एक इसकी शेप नहीं पूछी गई है। ठीक है, चलिए अगले पार्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट इज हॉलो सर्कुलर सेक्शन। अब हॉलो सर्कुलर सेक्शन में भी मैंने E = Z/A ही किया। अब Z भी आपको पता होता है हॉलो सर्कुलर सेक्शन का, और E भी पता होता है। ठीक है, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा π/32D इंटू D⁴ माइनस D⁴, और ये आएगा π/4 इंटू D² माइनस D²। जब इसे सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा हमारी इसेंट्रिसिटी या रेडियस ऑफ कोर आई है D² + D² / 8D।
दुगना कर देंगे तो डायमीटर हो जाएगा। अब डायमीटर के साथ 1/4 है तो मिडल फोर्थ रूल, और शेप इसकी है सर्कुलर। तो फाइनली 4 ऑब्जेक्टिव थ्योरेटिकल प्लस एक न्यूमेरिकल पूछेगा, आपको स्मॉल डी और कैपिटल डी की वैल्यू दे देगा और बोलेगा इसेंट्रिसिटी बता दो, कोर का डायमीटर बता दो, या पूछ लेगा इसका एरिया। ठीक है, ये एरिया वाला क्वेश्चन आज तक कहीं पूछा नहीं गया भाई एग्जाम में। मुझे पूछना हो तो मैं यही पूछूंगा। 5 ऑब्जेक्टिव क्लियर है, सिंपल सिंपल ऑब्जेक्टिव है, धड़ाधड़ हो जाएंगे। अगला केस है रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब इसमें भी हम E इज इक्वल टू जेड बाई ए करेंगे। अब एक बार करेंगे एक्स एक्सिस पर, मतलब z अगर x के अबाउट निकालेंगे तो बी डी स्क्वायर बाय 6 आएगा, और अगर y के अबाउट निकालेंगे तो डी बी स्क्वायर बाय 6 आएगा। ठीक है, तो दोनों एक्सिस पर z निकाल करके जब इसेंट्रिसिटी कैलकुलेट करी, क्योंकि दोनों की साइड्स अलग अलग हैं, तो वो निकल करके आई b/6 एंड d/6। ये कैलकुलेट आपका काम है करना। इस वीडियो को सुनने के बाद कैलकुलेट जरूर करना है। ठीक है, अब अगर इसेंट्रिसिटी पता लग गई तो इस कोर की जो डायगोनल है, ये डायगोनल मतलब पूरी लेंथ, ये कितनी आएगी? ट्वाइस ऑफ इसेंट्रिसिटी। तो दोनों इसेंट्रिसिटी का दुगना कर दो। ठीक है, अब ये 1/3 की फॉर्म में है जब मैंने लॉन्गेस्ट लेंथ निकाली, तो जैसे वहां पे डायमीटर निकालते थे, तो यहां पर बोला जाएगा मिडल थर्ड रूल, और इसकी शेप जो होती है वो रेक्टेंगल ना होकर के रोम्बस होती है। एग्जाम में पूछा जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। और मेरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन अब तक इसके अंदर नहीं पूछे गए आज तक। सबसे पहला कि इस रोम्बस की साइड क्या होगी? यह है साइड। ठीक है, रोम्बस की साइड होगी बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट बाय 6, और दोनों साइड ही ये होंगी क्योंकि रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, अब अगर इसका एरिया पूछ ले, तो सारी साइड अगर यही है तो एरिया मैं कैलकुलेट कर सकता हूं मल्टीप्लाई करके। मुझे अगर एग्जाम में पूछना होगा तो मैं इसका एरिया पूछूंगा। अगर दोनों साइड आपको पता है तो उसका एरिया बता देना। ये 5वां ऑब्जेक्टिव है, मेरा सबसे फेवरेट। मुझे पूछना होगा तो मैं यही पूछूंगा। ये 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, प्लस एक किसी पर भी न्यूमेरिकल दे देगा, तो टोटल मिला के हुए 7 ऑब्जेक्टिव। ध्यान से समझना, ये साइड वाला कंसेप्ट और एरिया वाला कंसेप्ट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी सब चीजें तो पूछ ली गई हैं। ठीक है, और साइड कैसे निकाल ली? जब आपको EX पता है और EY पता है। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल में जो शेड कर रहा हूं मैं, ये तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें अगर डायगोनल की लेंथ निकालनी हो तो मैं निकाल सकता हूं, और वो सारी बराबर ही आएंगी सबकी। ठीक है, तो रोम्बस की साइड हो जाएगी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 6। फाइनल केस स्क्वायर सेक्शन, इसमें भी हम E इज इक्वल टू जेड बाय ए करेंगे। तो जब जेड बाय ए करा तो स्क्वायर सेक्शन का जेड होता है ए की पावर क्यूब बाय 6, और एरिया होता है ए स्क्वायर। तो वैल्यू निकल करके आई A/6। ठीक है, डायगोनल की लेंथ इसका हाफ हो जाएगा, सॉरी ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि डबल हो जाएगी लेंथ, तो A/3। 1/3 जुड़ा हुआ है ए के साथ, तो मिडल थर्ड रूल। शेप इसकी स्क्वायर रहेगी, और जो ये साइड आएगी, ये साइड कैसे निकालेंगे? ये साइड, अगर एक्स एक्सिस पर इसेंट्रिसिटी पता है, वाई एक्सिस पर इसेंट्रिसिटी पता है, तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा करके हम साइड निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर बाय 6 प्लस अंडर रूट A/6 का, मतलब इस तरह कैलकुलेट कर लेंगे ना, A/6 का होल स्क्वायर प्लस A/6 का होल स्क्वायर का फुल अंडर रूट, तो साइड भी मुझे मिल जाएगी। अब अगर साइड भी मुझे मिल गई, मैं इसका एरिया आपको निकाल करके दिखा दूंगा। एरिया ऑफ कोर की अगर बात करूं तो यहां पर निकल करके आएगा ए स्क्वायर, मतलब A स्क्वायर बाय
स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर हो जाएगा इसका। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18। ये होगा एरिया ऑफ कोर, मतलब इस एरिया में अगर मैं लोड लगाऊंगा तो कभी टेंशन नहीं आएगी। ये दो चीजें मेरी फेवरेट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सेम वही 6 थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट, एक न्यूमेरिकल, तो टोटल मिला करके 7 ऑब्जेक्टिव हो गए। तो 7 और 7 14, और शुरू में 10 ऑब्जेक्टिव थे। तो हमने टोटल मिला करके 20 से 25 ऑब्जेक्टिव कवर करे इस क्लास के अंदर। समझ गए? इस पार्ट को ध्यान से समझना। मैं जिस चीज पर फोकस कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने एरिया पर फोकस करा है और डायगोनल्स पर। बाकी सब क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, आप कर ही लेते होगे कहीं ना कहीं से। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बूस्टर सीरीज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। आप सभी चैनल से जुड़े रहिए ताकि आने वाले समय में आप सभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीख सकें। हमने बूस्टर सीरीज वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन करें और पेड कोर्स के लिए सिविल फंडामेंटल ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों बूस्टर सीरीज की अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।